हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न हैं ये आपके आरओ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर एपीएस परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ को मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कहती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको सिलेबस रिवाइज करा रही हूँ। अभी तक हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आधुनिक भारत के प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे थे कि प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो आज की क्लास के में मैं क्या करूँगी, कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट को पिन कर दूँगी ताकि आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाए। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो भी नए स्टूडेंट हैं, इस पूरी सीरीज़ में मैं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों को सिलेबस रिवाइज करा रही हूँ। इसीलिए अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देखिए। क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स को डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। इसमें एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। प्लस क्लास पे आपको बता दूँ, आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड होगी। जो नोट्स होंगी वो बायलिंगुअल होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए, तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होगी। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। 350 प्रश्न है ये, 350वां प्रश्न है ये। When was the first law commission established in India? भारत में पहला विधि कमीशन कब बनाया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। 1834 में, 1839 में, 1843 में, 1853 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारत में पहला लॉ कमीशन जो है वो 1834 में बना है। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर भारत में पहला विधि आयोग औपनिवेशिक शासन के दौरान ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1834 में बनाया गया है। और पहले अध्यक्ष कौन है, तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इनका नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला लॉ कमीशन आपका किस एक्ट के तहत बना है लॉ कमीशन का गठन, तो आप बताएंगे चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, कब बना है, 1834 में बना है। पहली बार इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब क्लास आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया गया है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अगर आप देखेंगे हर साल बन जाता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के तहत किया गया, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत किया गया, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय किस एक्ट के तहत किया गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रटने का प्रयास मत करिएगा, सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले जब हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया था कुछ समय बाद, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ध्यान रखिएगा, जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को कुछ समय बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लास्ट में आप देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वाइसरॉय कर दिया गया था। अब एक एक पॉइंट जो बता रही हूं आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट किया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। यहाँ पर कौन सा एक्ट होगा, अगर आपको अपने नोटबुक में बनाना है तो आप भी बना सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद रखिएगा।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जब हम बात करते हैं 1773 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ इस एक्ट को इसलिए लाया गया था क्योंकि ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी जिसको कि क्राउन ने मोनोपोली दी थी, एकाधिकार दिया था ट्रेडिंग के लिए, वो डूब रही थी। अब आप समझिए, ईस्ट इंडियन कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखते तो उसमें ईस्ट इंडियन कंपनी तो घाटे में जा रही है, लेकिन ईस्ट इंडियन कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग तो भाई अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। तो क्राउन को ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि ईस्ट इंडियन कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं या जो इसके जो मेंबर्स हैं जो इस यहाँ काम करते हैं वो सारे करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं और ईस्ट इंडियन कंपनी को डुबा रहे हैं। तो क्राउन ने कहा कि भाई हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको रेगुलेट करेंगे। हम आपको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करने की बात आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सेकंड, बोला जाता है जो भी ऑफिसर हैं ईस्ट इंडियन कंपनी के वो किसी भी तरीके की ब्राइब नहीं लेंगे, गिफ्ट्स नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या बोला जाता है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो अब सुप्रीम हो जाएगा। मतलब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास जो हैं वो गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर काम करेंगे, ठीक है। जो डायरेक्शन गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे को देगा वो उनको फॉलो करना होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर एक टर्म को जोड़ दिया गया 1773 एक्ट के बाद, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? क्योंकि अब जो मद्रास का गवर्नर था और बॉम्बे का गवर्नर था उसको किसकी बात माननी पड़ती, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगी कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वो सारी चीज़ें अभी रुकना। फिर देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्यों कर दी गई, ये प्रश्न उठता है। समझने का प्रयास करो। ये सबसे पहले ये किस एक्ट के तहत हुआ है, तो ये हुआ है आपका चार्टर एक्ट 1833 के तहत, याद रखिएगा। चार्टर एक्ट 1833 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ईस्ट इंडियन कंपनी की जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है और ईस्ट इंडियन कंपनी को पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी जाती है। मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी से कह दिया जाता है कि आप अब कोई व्यापार नहीं करेंगे, आपका कार्य बस अब एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, मतलब प्रशासनिक कार्य है आपका। तो ये याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 से पूछा जाता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी की जो सबसे पहले जो ट्रेडिंग वाली एक्टिविटीज़ थी, कॉमर्शियल एक्टिविटी, उसको एबॉलिश करके पूरी तरीके से इन्हें प्रशासनिक उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, ठीक है। फिर देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट वाइसरॉय कब हुई, ये प्रश्न आता है। अब ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लिखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। आपको पता है 1857 में भारत में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसमें ईस्ट इंडियन कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उनसे ले ली जाती है और कहा जाता है कि भाई अभी तक भारतीयों पे जो अत्याचार हो रहा था वो तो ये कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडियन कंपनी। अब भारतीयों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप सभी जो हैं वो क्राउन के सिटीजन हैं। अब जो सोवरेन है भारत में वो है क्राउन, ठीक है, और आप सब क्राउन के सिटीजन हैं। आज से आप सब हमारे सिटीजन हैं। तो ईस्ट इंडियन कंपनी ने जितने भी अत्याचार किए इनको छोड़िए, अब इनको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। हम भारत में अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिठा रहे हैं जिसको कि हम वाइसरॉय कहते हैं, ठीक है। क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव अब आ गया वाइसरॉय। ये चीज़ समझ में आई। तो देखिए क्लास, जब आप ईस्ट इंडियन कंपनी की बात करते हैं तो आपने पढ़ा भी है कि ये हमारे भारत में आए थे व्यापार करने, ट्रेड करने, ठीक है, लेकिन व्यापार करते करते कहीं ना कहीं ये हम पर शासन ही करने लगे। तो पूरी वही कहानी है इनकी, ठीक है। जब ईस्ट इंडियन कंपनी पहले भारत आती है व्यापार करने के लिए तो ईस्ट इंडियन कंपनी के पास मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है कि जाओ करो, एशिया में जाओ और करो ट्रेडिंग। और ईस्ट इंडियन कंपनी आती है
इसके जो वर्कर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो तो माला माल अमीर होते जा रहे होते हैं, इंग्लैंड में बड़ी बड़ी कोठियाँ अपनी बना रहे होते हैं, लेकिन ईस्ट इंडियन कंपनी पेपर्स में बैलेंस शीट जो ईस्ट इंडियन कंपनी की होती है वो निगेटिव जा रही होती है। तो ईस्ट इंडियन कंपनी दौड़ के अपने क्राउन के पास पहुंचता है, कहता है मदद करिए, हम डूब रहे हैं। क्राउन कहती है अरे बड़ा करप्शन हो रहा है, बड़ा घाटा तुम लोग कर रहे हो, अभी तुम लोगों को रेगुलेट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या कहा गया, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि गवर्नर मद्रास का अलग है, गवर्नर बॉम्बे का अलग है, गवर्नर बंगाल का अलग है, सबको एक साथ लेके आओ और ये जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर है ना, इनको अंतर्गत करो किसके, गवर्नर ऑफ बंगाल के। अब गवर्नर ऑफ बंगाल के अंतर्गत आप ले आए हैं मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल। एक काम करो, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कर दो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब प्रश्न बनता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग था। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। क्लास ये चीज़ रखते रखते पागल हो जाओगे, कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार समझ लोगे तो कभी भूलेगा भी नहीं। तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट की। ठीक है, चार्टर एक्ट में हमने बात की है 1813 के चार्टर एक्ट की और 1833 के चार्टर एक्ट की, दोनों के बारे में सुनिएगा। 1813 वाला जो चार्टर एक्ट था, इसमें ईस्ट इंडियन कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, मोनोपोली को समाप्त किया गया था। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो चाय के बागान में थी, मतलब टी ट्रेडिंग में, और चाइना के साथ। ठीक है, अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास मोनोपोली थी, एकाधिकार था कि चाइना के साथ खाली ईस्ट इंडियन कंपनी ही ट्रेडिंग करेगी, या चाय की बात करेंगे व्यापार में ईस्ट इंडियन कंपनी ही करेगी। लेकिन इस मोनोपोली को पूरी तरीके से 20 साल बाद 1833 में ख़त्म कर दिया जाता है और ईस्ट इंडियन कंपनी की जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अब ये व्यापार छोड़ो और भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य करो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनको बॉडी बना दी जाती है। तो उसलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कर दिया जाता है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, विलियम बेंटिक। याद रखिएगा कौन बनता है, विलियम बेंटिक बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद मैंने आपको बताया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है तो पूरी तरीके से ईस्ट इंडियन कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी छीन ली जाती है और बोला जाता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है। पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, क्राउन को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया जाता है और बोला जाता है अभी तक जितने भी अत्याचार हुए थे वो तो ईस्ट इंडियन कंपनी कर रही थी। ठीक है, आज से आप सभी क्राउन के मेंबर हैं, आप सब हमारे सिटीजन हैं, अब कोई भी अत्याचार नहीं होगा आप लोगों पे। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और पहला वाइसरॉय कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग होता है। ठीक है, बहुत ही उस पर मैंने आपको ये रिवाइज़ करा दिया है। आशा करती हूँ आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, हौच पौच नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आने वाली क्लासेस में समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने किसके साथ की थी, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक हम किसे बोलते हैं, कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, क्लाइव है। ठीक है, क्लाइव के समय आपको पता है प्लासी का युद्ध, और हम बात करते हैं उस समय बक्सर के युद्ध की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बक्सर के युद्ध में नेतृत्व किसी और ने किया था, बाद में क्लाइव आता है, एक एक पॉइंट बताऊंगी, पहले समझते चलो। अलीनगर की संधि 1757 में क्लाइव और किसके बीच में हुई थी, नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है कब हुआ है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, क्लाइव के द्वारा किया गया है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, क्लाइव को माना जाता है। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शक्ति कंपनी को कब मिलती है, 1765 में।
आप सभी को पता है 1764 में एक युद्ध होता है जिसको कि बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त आर्मी रहती है, जो संयुक्त सेना रहती है अवध के नवाब की, बंगाल के नवाब की और मुगल एम्परर की, इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज जो है वो हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। और इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी साइन होती है जिसमें कि दीवानी राइट्स जो होती है वो कंपनी को दे दी जाती है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, हम जब राइट्स की बात करते हैं तो आपकी एक बात एक होता है निज़ामत, ठीक है, और एक होता है दीवानी राइट्स। निज़ामत जो होता है वो राइट किसके पास होती है? जो वहाँ के निज़ाम है उनके पास होती है। दीवानी राइट्स मीन्स, ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब जिसके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर देगा तो वही पावरफुल होगा। तो इसीलिए हम बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध कहते हैं, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो दीवानी राइट्स होती है, जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जो वित्त का कलेक्शन का जो शक्ति होती है वो किसके पास चली जाती है? ईस्ट इंडियन कंपनी के पास चली जाती है। कहाँ कहाँ की? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शक्ति जो होती है वो कंपनी के पास चली जाती है। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि 1765 में किन दो शासकों के साथ की थी? तो ध्यान रखिएगा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दोनों याद रखिएगा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था अवध का नवाब, ठीक है। सहायक संधि को 1765 में इसने स्वीकार किया था। फिर आगे देखते हैं, किस संधि द्वारा मुगल सम्राट ब्रिटिश कंपनी के पेंशनर बन के रह गए थे? तो आप सभी को पता है कौन सा आपका ट्रीटी था, वो इलाहाबाद की संधि। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब की गई? 1765 में बंगाल की संधि के इलाहाबाद की संधि के बाद। ध्यान रखिएगा, हम देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन हो जाता है जिसमें दीवानी राइट्स किसके पास चली जाती है? दीवानी राइट जो है वो कंपनी के पास चली जाती है। 1765 से 1772 तक बंगाल में स्थापित द्वैत शासन को डाकू राज्य की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो किसने कहा है कि अगर हम देखेंगे इलाहाबाद ट्रीटी के बाद से 1765 से 1772 तक, जब तक कि रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया है, तब तक हम देखें बंगाल का जो द्वैत शासन है, ठीक है, वो किस तरीके का है? डाकू राज्य है। ये स्टेटमेंट बोला गया है के.एम. पणिक्कर द्वारा, ठीक है। क्लाइव के समय हुए श्वेत विद्रोह का क्या कारण था? दोहरा भत्ता समाप्त करना। रॉबर्ट क्लाइव एवं वॉरेन हेस्टिंग के मध्य कौन बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे? तो ये याद रखिएगा, पहले तो रॉबर्ट क्लाइव थे, उसके बाद हम देखते हैं जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 तो वॉरेन हेस्टिंग होते हैं, ठीक है, और उसके मध्य कौन है? तो ध्यान रखिएगा, हेनरी वेरेलिस्ट और कर्टियर, ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, कभी परीक्षा में पूछा रहा होगा। तो क्लाइव के बाद हम देखते हैं हेनरी वेरेलिस्ट है, उसके बाद कर्टियर है और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग है जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। किससे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो दूसरा इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न बनता है वो है वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड। तो अब तो आपको पता ही चल गया है कि ईस्ट इंडियन कंपनी ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग के समय ही रेगुलेटिंग एक्ट आया है, कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा है और जिसमें बोला गया है कि गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है उसको आज से हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कहेंगे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर काम करेंगे कौन? गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, याद रखिएगा। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे निजामत और हम दीवानी राइट्स की बात करते हैं, निजामी और दीवानी राइट्स की, जिसमें दीवानी राइट्स में रेवेन्यू कलेक्शन का राइट किसको दिया जाता है? कंपनी को दिया जाता है। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शोषण करती है और उनसे पैसे वसूलती है, इसीलिए उन्होंने कहा है ना डाकू सिस्टम कहा गया है, ठीक है, द्वैत शासन को बंगाल के। तो जिसे समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? 1772 में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। 1772 में द्वैत शासन का अंत हुआ है और इसकी शुरुआत कब हुई है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है, 1765 में इसकी शुरुआत हुई है।
1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय होगा और एक फौजदारी न्यायालय होगा। इसकी स्थापना 1772 से ही आपको हिंट मिल गया कौन है, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई है। अब आप खुद सोचिए क्लास, हो सकता है आपको ये ना पता रहा हो कि हर जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की है, लेकिन जब यहाँ पर आप 1772 देखेंगे तो आप गेस मार सकते हैं कि उस समय कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। तो इसकी शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई होगी। चलिए, बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की हम बात कर रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं। मैंने सब आपको पढ़ाया है, अगर याद होगा। जमींदारी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर बेस में हम देखें, पीजेंट्स हैं और फार्मर हैं, ठीक है, तो बीच में कौन है? ये जमींदार हैं, जो कि क्या करते हैं, रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं पीजेंट से, फार्मर्स से। ये रेवेन्यू लेते हैं और फिर वो उस रेवेन्यू को ले जाकर, टैक्सेस को ले जाकर जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उनको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जमींदार सिस्टम की बात करते हैं, हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर जो टैक्सेस थे वो फिक्स थे और पीजेंट और फार्मर को वो टैक्सेस जमींदार को देने पड़ते थे। जमींदार टैक्सेस को कलेक्ट करता था और फिर उसे ले जाकर ऊपर जो आपका ऑफिसर बैठा रहता था, ब्रिटिश ऑफिसर, उसको देता था। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखना है कि कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने बात किया आपसे कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आपने क्या बताया? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, ठीक है। हर जिले में मैंने आपको बताया कि एक आपका दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय होगा। इसकी शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी 1772 में। वैध शासन किसके द्वारा समाप्त किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। वैध शासन लगाया किसके द्वारा गया था? क्लाइव द्वारा। क्लाइव कौन था? जिसके समय में प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। बक्सर का भी युद्ध होता है, लेकिन बक्सर के युद्ध का नेतृत्व क्लाइव ने नहीं किया था, याद रखिएगा ये भी चीज़। फिर देखो, भारत में सिविल सेवा के संस्थापक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। न्याय व्यवस्था का जन्मदाता और सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? कॉर्नवालिस के। हर बार पूछा जाता है क्लास, हर बार। अब मुझे बताओ, जब भी तुम कौन की बात करोगे, कॉर्नवालिस की बात करोगे, तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखोगे कि कॉर्नवालिस ने ही जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। दूसरी चीज़ आप याद रखोगे, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो कॉर्नवालिस के समय में हो रहा है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिविल सेवा के संस्थापक की, तो वो भी कॉर्नवालिस था। चौथी चीज़ आप याद रखोगे, न्याय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? वो भी कॉर्नवालिस है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? स्थायी लगान, राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदार के रूप में एक समर्थक वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। अब भाई ये जमींदार थे, तो जमींदार जो थे ब्रिटिश ऑफिसर के बहुत क्लोज होते थे। पुरानी हिंदी मूवीज़ में आपने देखा होगा, जमींदार साहब ऐसे अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बैठे हुए हैं, बेचारे किसान, मालिक 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 इस बार सूखा पड़ गया है, माफ़ कर दीजिए। नहीं, टैक्स तो देना पड़ेगा। फिर एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर आता है और ज़मींदार साहब उनका खूब स्वागत करते हैं, उनके एकदम करीबी रहते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स तो वही कलेक्ट करके उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मूवी देखी होगी तो समझ में आ गया होगा कि स्थायी बंदोबस्त में जो लगान होता था, टैक्स होता था, वो फिक्स होता था। राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदार के रूप में एक समर्थक वर्ग की प्राप्ति हो गई थी इनको। चलो, कॉर्नवालिस भारत में व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने वाला नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति का नाश करने वाला था। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। मेटकाफ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि जो कॉर्नवालिस था उसने व्यक्तिगत संपत्ति को बनाया है, उसने तो व्यक्तिगत संपत्ति का नाश किया है। ये स्टेटमेंट चार्ल्स मेटकाफ द्वारा दिया गया है, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड जो था वो किस सिद्धांत पर आधारित था?
तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस कोड जो था वो शक्ति के पृथक्करण पर, शक्तियों के पृथक्करण पर बेस्ड था। सेपरेशन ऑफ पावर की बात वहां पर की गई है। जिले में थाने की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो दरोगा, जिले में थाने का, ये सारा योगदान किसका था? कॉर्नवालिस का था। हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कॉर्नवालिस और जॉन सोड दोनों। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? कई बार पूछा गया है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर देखिए तटस्थता की नीति का बड़ी कठोरता से पालन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो वो सर जॉन सोड थे। आगे देखते हैं, वेलेस्ली के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लास यहाँ पर जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए प्रश्न है ये। मैंने आपको पहले के क्लासेस में भी कहा है, चाहे पीसीएस वाला बैच हो, चाहे बीईओ का बैच हो, चाहे आपका आरओ सचिवालय वाला हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, जो एमसीक्यूज होते हैं पास्ट ईयर्स के, पीवाईक्यूज होते हैं सारे सब्जेक्ट के, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो मुझे इतना आइडिया अब धीमे धीमे हो गया है कि किस टॉपिक से मैक्सिमम किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो मैक्सिमम प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा वेलेस्ली के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? सब्सिडरी अलायंस की बात की गई है। जब भी सब्सिडरी अलायंस की बात होगी तो वेलेस्ली का नाम याद रखना है। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन था? वेलेस्ली था। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन था? कॉर्नवालिस था। फोर्थ में कौन था? वेलेस्ली था। ठीक है, फिर तंजौर का विलय लॉर्ड वेलेस्ली ने कब किया था? 1799 में किया था। 1799 में वेलेस्ली ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर पर्शिया, ईरान के शाह के दरबार में भेजा था? तो मेहदी अली खान को। ये याद रखिएगा। अब ये किस परीक्षा में पूछा गया इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये किसी परीक्षा में, स्टेट पीसीएस की किसी परीक्षा में पूछा गया है कि 1799 में अगर हम देखते हैं तो पर्शिया, ईरान के शाह दरबार में वेलेस्ली ने किसे अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था? तो मेहदी अली खान को भेजा था। याद रखिएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस की बात हो रही है। हाय, माई, तनु, अवध, पेशवा, ठीक है, बरार, सिंधिया। याद रखिएगा, हर साल कभी ना कभी इस यहाँ से प्रश्न बन जाता है। हाय मतलब हाय, आप कहते हैं ना हाय माई तनु ऐसे करके, तो एच वाई से क्या हो गया? हैदराबाद हो गया। माई से क्या हो गया? मैसूर हो गया। ठीक है, तनु से तंजौर हो गया। तंजौर के बाद आप कहते हैं ना ओ, तो यहाँ पर अवध हो गया। उसके बाद पेशवा हो गया, बरार हो गया और सिंधिया हो गया। याद कर लीजिएगा इसको। सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा यहाँ पर लगाया गया था? वेलेस्ली द्वारा। सबसे पहले हैदराबाद में 1798 में, फिर उसके बाद हाय के बाद माई मतलब मैसूर 1799। और आप जानते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन था? वेलेस्ली था। उसके बाद मैसूर में सब्सिडरी अलायंस आता है 1799 में, तंजौर में 1799, उसके बाद अवध में 1801, पेशवा में 1802, बरार में 1803 और सिंधिया में 1804। क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है थोड़ा सा सुन लो। अब ये जो कंपनी थी ना, थी थोड़ा शातिर। अब अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है ना, तो दोस्ती करने का एक तरीका होता है कि जो सामने वाला जिससे आप दोस्ती करना चाहते हैं उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग डलवा दो कि यहाँ पर तुम्हारे अगल बगल जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे दुश्मन हैं, खाली मैं तुम्हारा हितैषी। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते भी हैं कि जो आपसे कहेंगे अरे तुम्हारे ये जो दोस्त है वो भी खराब है, अरे तुम्हारे घर वाले खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसे खराब है, बस इस पूरी दुनिया में मैं ही तो तुम्हारे लिए बना हूँ। तो कुछ इसी तरीके का रिश्ता था ईस्ट इंडियन कंपनी का हमारे यहाँ के राजाओं के साथ। उन्होंने राजाओं को यकीन दिलवा दिया कि राजा साहब हम ईस्ट इंडियन कंपनी वाले जो है ना वही बस आपके शुभ चिंतक हैं।
वही बस आपके शुभ चिंतक हैं। बाकी आपके इर्द गिर्द जो ये राजा बैठे हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, ये आप पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और आपका शोषण कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक सहायक संधि साइन करते हैं। और सहायक संधि में क्या लिखा था कि जो भी आपका राज्य होगा, राजा का जो राज्य होगा, उसमें आर्मी जो होगी, जो सेना होगी, वो ईस्ट इंडियन कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल चिंता मत करिए, आज से आपकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी ईस्ट इंडियन कंपनी की है। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग ऐसे सब तलवार वलवार लेकर खड़े रहेंगे, सब हमारे ही लोग होंगे और किसी भी राजा की हिम्मत नहीं होगी आपके राज्य पे आक्रमण करने की। बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ही आपके सगे हैं, बाकी सब आपके दुश्मन हैं। हाँ, लेकिन अब हम आपको अपनी सेना देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। तो अब आपका भी तो राजा साहब कुछ कर्तव्य बनता है। राजा साहब ने कहा क्या कर्तव्य बनता है? कुछ नहीं, हमारे सेना के लोग यहाँ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, तो उनका थोड़ा भरण पोषण करते रहेगा, खाना पीना देते रहेगा, कपड़ा लत्ता सब आप ही दीजिएगा, एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा होगा। राजा कहते कोई बात नहीं, सही बात है, अब जब हमारा प्रोटेक्शन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, तो ये तो कर्तव्य बनता, हम देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ राजा साहब आप जानते हैं, खाली ईस्ट इंडियन कंपनी तो है नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, पुर्तगाल भी हैं, डच भी हैं, ठीक है, सब हैं। आप किसी और यूरोपियन उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, बस आपको हम पे यकीन करना है। ये सब्सिडरी अलायंस है, ये सहायक संधि, तभी हम आपकी सहायता करेंगे इन आपके दुश्मनों से। राजा साहब ने कहा बहुत बढ़िया, अरे ये तो एकदम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप हमारे अपने सैनिकों को लगाइए। अब आप खुद सोचिए, आपने अपने बगल में एक ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया है अपनी रक्षा के लिए, जो तलवार लेकर खड़ा है, जो कि आपका नहीं है, सामने वाले का है। तो वो आदमी कभी भी तो आपके भी गर्दन पे तलवार रख सकता है ना। तो राजाओं के साथ यही हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जब भी कोई ऐसा आदमी मिले ना जो आपसे ये कहने लगे, अरे पता है पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे बारे में कोई अच्छा सोचता ही नहीं है, पूरी दुनिया में खाली एक हम ही तो हैं जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और आपकी रक्षा खाली हम करेंगे। तो याद आ जाना चाहिए आपको भाई, सब्सिडरी ऐलान, सहायक संधि, ईस्ट इंडियन कंपनी ने भी हमारे राजाओं के साथ यही कहा था, उनको विश्वास में ले लिया था कि अरे पता है अगल बगल वाले जो राज्य है वो आप पे कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, सब आपके दुश्मन हैं, हमें रक्षा करने दीजिए, हम अपनी आर्मी बिठाते हैं, आप बस खर्चा देते रहिए, आप एकदम निश्चिंत होकर अपना राज्य करिए, दासियों के साथ रहिए, घूमिए, अच्छा अच्छा फल खाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी रक्षा करेंगे। हाँ, और अब पता चल गया था कि जैसे ही राजा कहेगा कि भाई हमें छुटकारा चाहिए, तुरंत गले में क्या रख दो, चाकू रख दो, राजा आपके अधीन हमेशा रहेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराड़, सिंधिया, क्लास मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है। बहुत डिफिकल्ट करना होगा तो डायरेक्ट दे देगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि किस किस समय में यहाँ पर सहायक संधि आई थी, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 351 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात हमने की है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट किस एक्ट के तहत किया गया है? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। क्यों? क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो ईस्ट इंडियन कंपनी की जो कॉमर्शियल पावर थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, ठीक है, ट्रेडिंग पावर को खत्म कर दी गई। अब ईस्ट इंडियन कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी थी जिसका कि काम क्या था, प्रशासन का कार्य उनको बस सौंपा गया था। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कर दी गई थी और पहले कौन थे? विलियम बेंटिक थे, ठीक है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, क्लियर है? बी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, इल्बर्ट बिल का प्रवेश किसके कार्यकाल में हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, जॉर्ज रिपन के, थॉमस मैकॉले के, जेम्स डेलहाउजी के, फ्रीमैन विलिंगडन के। तो जब हम इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रिपन का नाम याद रखना है। देखिए, जॉर्ज रिपन की हम बात करें तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इन्हें कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। प्लस इल्बर्ट बिल भी किसके समय में आया है? रिपन के समय में आया है। इल्बर्ट बिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले बोला जाता था कि अगर कोई कटघरे में, मतलब ये जो कटघरा है, मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, ये कटघरा है, ठीक है, इस कटघरे में जो खड़ा आदमी है
कौन है? वो एक यूरोपियन है, ठीक है, इंग्लिश मैन है, ऐसे समझ लो, यूरोपियन है। और यहाँ पर जो जज बैठा हुआ है, जो डिसीजन देगा, ऑर्डर 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 करेगा, ठीक है, वो भी एक यूरोपियन ही होना चाहिए। पहले ये था। यहाँ पर इंडियन जज नहीं बैठ सकते हैं। अगर कटघरे में कोई भी इंग्लिश मैन है तो जज इंडियन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रथा थी। लेकिन इल्बर्ट बिल में बोला गया कि भाई क्यों, अगर इंडियन जज है कोई, ठीक है, और वो इतना एलिजिबल है, उसके पास सेम इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जो कि एक यूरोपियन जज की है, तो उसे भी ये पावर देना चाहिए कि कटघरे में कोई भी खड़ा हो, केस तो वही सुनेगा। इल्बर्ट बिल ने ये कहा। अब जैसे ही इल्बर्ट बिल आया लॉर्ड रिपेन के समय में, सब जगह हाहाकार मच गई, ठीक है, सब एकदम, जो यूरोपियंस थे, जो बदमाशी करते थे, ये ट्रेडर, सब एकदम परेशान हो गए। अरे भाई, अगर हमारा केस चला गया, ये फार्मर्स हमारा केस ले जाके पहुंच गया किसी इंडियन जज के पास, तो इंडियन जज तो हमें क्या करेगा, जेल के पीछे भेज देगा। ना 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 ना, इल्बर्ट बिल को तो मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। सबने इल्बर्ट बिल का विरोध किया। यहाँ तक कि जो यूरोपियंस लेडीज थी, उन्होंने तो यहाँ के आदमियों पर, इंडियन जो आदमी थे उन पर अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम भी लगा दिए। भाई ये लोग खुद अपनी पत्नियों की इज्जत नहीं करते हैं, हम लोगों की इज्जत क्या करेंगे, शोषण करते हैं, ये करते हैं। तो किसी भी तरीके का इनका टारगेट ये था कि अगर कटघरे में यूरोपियन खड़ा है तो यहाँ पर जज भी एक इंग्लिश मैन होना चाहिए। अगर यहाँ पर इंडियन जज बैठ गया तब तो उसको पता है कि इस यूरोपियन को सज़ा मिलने वाली है, इसीलिए इल्बर्ट बिल नहीं आना चाहिए। और लोगों ने विरोध भी किया था, बाद में इल्बर्ट बिल नहीं भी आता है, याद रखिएगा। तो उस समय कौन था? ए आपका रिपेन था, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है, पहले यूरोपीय मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय के लोग ने इस विधेयक का विरोध किया था, क्योंकि यूरोपीय लोगों का मानना था कि भारतीय सदस्य यूरोपीय अधिक अपराधियों के मामले में सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा है ही नहीं, ये लोग एलिजिबल ही नहीं है, जो कि गलत था। चलिए अगला हम देखते हैं 353 प्रश्न को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पर बात की गई है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका कब आया है? 1930 में आया है। और चिल्ला चिल्ला के ऐश्वर्या मैम ने बताया है, क्या बताया है? चलो आओ इधर आओ, देखो 1930 कौन सा समय चल रहा है? जनवरी का समय चल रहा है। महात्मा गांधी जी किससे बात करना चाहते हैं? इरविन से बात करना चाहते हैं। भाई इरविन सुन लो, मेरी 11 सूत्रीय मांग है, 11 पॉइंट डिमांड है इरविन मेरा, उसको पूरा कर दो। इरविन कहता है कि कौन सी डिमांड, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। गांधी जी कहते हैं सुनो इरविन, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो मैं एक बात बता देता हूँ कि आने वाले समय में मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने वाला हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाला हूँ, इसीलिए जो मेरी 11 सूत्रीय डिमांड है उसको पूरा कर दो। इरविन क्या कहता है? नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, सॉरी गांधी जी, सुनाई नहीं दे रहा है। तो गांधी जी क्या करते हैं? दांडी मार्च करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी कब करते हैं? अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 12 मार्च को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और 6 अप्रैल को कहाँ पहुँचते हैं? 6 अप्रैल को महात्मा गांधी पहुँचते हैं दांडी, ठीक है। और ये कितने दिनों की मार्च रहती है? 24 दिनों की मार्च रहती है। गांधी जी कितने मील चलते हैं? 241 मील्स चलते हैं। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और सॉल्ट टैक्स को ब्रेक करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। उस समय कौन है? इरविन है। याद रहेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत पढ़ाई है, इसीलिए कह रही हूँ पहले के लेक्चर्स को देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है एडवर्ड इरविन, ठीक है, सी। और बाद में आपको पता है जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो इंग्लैंड से टेलीग्राम आता है, फ़ोन आता है, ऐसे इमेजिन करो इरविन के पास, ट्रिन 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 ट्रिन, इरविन कहते हैं हेलो, हाँ इरविन वाइसरॉय भारत से, तो कहते भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 से?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन कहता है, क्या बताएं गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग की थी, मैंने पूरा नहीं किया, उस समय सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंग्लैंड से मैसेज आता है, मेक श्योर करो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। इरविन दौड़ के गांधी जी के पास जाता है, गांधी जी क्या बात करते हैं, कौन सी 11 सूत्रीय मांग, आइए टेबल पे बैठते हैं। गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, हाथ मिलाते हैं, हम दोनों दोस्त हैं। तो इरविन को जो सुनाई नहीं दे रहा था सुनाई देने लगता है और आपको पता है फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाती है। आगे देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जल्दी बताओ, सबको आंसर बताना चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, स्थायी राजस्व की बात करते हैं हम लोग, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। बी आपका सही उत्तर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपेन। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, विलियम बेंटिक, ए आपका सही उत्तर है। 355 का ए आपका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 आया था, ठीक है। अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें तो इनके कुछ और प्रमुख कार्यों को हम देखते हैं, जैसे सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, विलियम बेंटिक ने लगाई थी 1829 में। और आपको पता है इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय के पीछे की कहानी यही है कि ये भी एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनके जो भाई थे उनकी मृत्यु हो जाती, इनकी भाभी को सती कर दिया जाता है, मतलब उनको जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद राजा राम मोहन रॉय उसका विरोध करते हैं, लेकिन इनके परिवार वाले नहीं सुनते हैं। बाद में राजा राम मोहन रॉय एक लड़ाई लड़ते हैं सती प्रथा के विरुद्ध और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। ठगी प्रथा का अंत कब हुआ है, 1830 में। विधि आयोग का गठन कब हुआ है, लॉ कमीशन का, मैंने अभी आपको बताया 1834 में। कौन सा चार्टर एक्ट आया है, 1833 चार्टर एक्ट आया। पहला लॉ कमीशन का आपका अध्यक्ष कौन था, तो आप बताते मैकॉले। क्लियर है, चलिए अब अगला देखते हैं। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा, सहायक गठबंधन की संधि, मेयो की प्रांतीय समझौता या फिर गंगाधर राव के खिलाफ युद्ध। तो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा मिलाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके समय में आया है, डलहौजी के समय में आया है। क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या बोला गया था, अगर जो भी राजा है, जो राज परिवार है, उनका खुद का पुत्र नहीं है तो उनके एडॉप्टेड चाइल्ड को कभी भी उस राज्य को सौंपा नहीं जाएगा, दत्तक पुत्र को वो मान्यता नहीं दी जाएगी। इसीलिए बाद में झांसी में आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने फिर रिवॉल्ट भी हुआ है, विद्रोह भी हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा बनाया गया था। इस नीति के अनुसार किसी भी भारतीय राज्य का रियासत का दर्जा उस समय समाप्त मान लिया जाएगा जब कोई वयस्क उत्तराधिकारी नहीं होगा, ठीक है। दत्तक पुत्र को वो मान्यता नहीं दी जाएगी, एडॉप्टेड चाइल्ड को, याद रखिएगा। रोहिल्ला युद्ध किसके शासन काल में हुआ है, 357 का प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो रोहिल्ला वॉर है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई है। सी आपका जो है वो सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, 1774 में रोहिल्ला युद्ध गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान हुई है। ये जो रोहिल्ला थे वो आपके अफगानी थे, ठीक है, एवं सुजाउद्दौला अवध के नवाब के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में रोहिल्लों की हार हुई थी। इसके अतिरिक्त रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पर दिया गया है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय में और क्या क्या कार्य हुए थे। पहला तो रोहिल्ला वॉर जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ है, डन, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कर दिया जाता है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी इसके समय में आया है। प्रथम मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ है 1782 में।
जो साल भाई की संधि है वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई है, और सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ है। तो याद रखिएगा, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस, ठीक है, और फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध वेलेस्ली। याद रखिएगा, पूछा जाता है। अभी युद्ध मैं बता भी दूंगी, अभी सब याद हो जाएगा। 358 को देखो क्या दिया गया है यहाँ पर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित काउंसिल ऑफ फोर, ठीक है, काउंसिल ऑफ फोर की बात यहाँ पर की गई है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी की एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई है। इसको हम कोलकाता काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश टू लिमिट द पावर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग द गवर्नर जनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इसमें कौन सा आपका सही है? तो 358 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत काउंसिल ऑफ फोर की जब हम बात करते हैं तो वह कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिस्थापक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं, पहला एंग्लो अफगान युद्ध किस शताब्दी के मध्य लड़ा गया था? एंग्लो अफगान युद्ध की बात की गई है यहाँ पर। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 19वीं 19th शताब्दी में, याद रखिएगा, 1830 से 1830 से 1842 के बीच में आंग्ल अफगान युद्ध आपका हुआ था, जो कि 19वीं शताब्दी में हुआ था। और उस समय कौन थे? जनरल ऑकलैंड थे, याद रखिएगा। कौन था? जनरल ऑकलैंड, ये भी याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो बताइए, इजारदारी व्यवस्था की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग, जॉन कार्टियर, सर जॉन मैकफर्सन या फिर रॉबर्ट क्लाइव, किसके द्वारा की गई थी? 360 का उत्तर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ए आपका सही उत्तर है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य था भू राजस्व वसूल करना। इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। इस व्यवस्था से कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इससे उसकी वसूली में अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। 5 वर्षीय ठेके के इस दोष के कारण 1777 में इसे पारित कर दिया गया था तथा ठेके का 1 वर्ष कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो जो 5 साल के लिए जो ठेके पर भूमि दी जाती थी उसको घटाकर 1 वर्ष कर दी गई थी। आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या, जो जितनी अधिक बोली लगाता था, ठीक है, उसे उसका ठेका दे दिया जाता था। अब यहाँ पर कोई लैंड है, कोई इसकी बोली 10 रुपये लगा रहा है, कोई 20, कोई 30, कोई 40, तो 40 वाले को इस भूमि का ठेका दे दिया जाता था और ये ठेका 5 वर्ष के लिए दिया जाता था, लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो बाद में इसे परिवर्तित करके 1 साल कर दिया जाता है। तो इजारेदारी, याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया था। किस गवर्नर जनरल ने गुलामी समाप्त की थी? बताइए, किस गवर्नर जनरल ने गुलामी समाप्त की थी? जॉन सोन ने, विलियम बेंटिक ने, एलन ब्रो ने, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है 361 का, वो क्या है? वो है 361 का एलन ब्रो, याद रखिएगा, ठीक है। सी एलन ब्रो की बात मैंने की है। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा किया गया था। इस समय से ही सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था और सर जॉन सोन ने अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था। क्लियर है? लोक प्रशासन की बात यहाँ पर की गई है। द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, जब भी हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं या इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो आपको याद रहना चाहिए किसका नाम? रिपेन का नाम। क्लास एक काम तो आप करते ही होंगे, किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं इसको आप ज़रूर देख लिया करिए। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भारत की प्रथम जनगणना ब्रिटिश काल में किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है 363 का, वो क्या है? लॉर्ड मेयो। ध्यान दीजिएगा, पहली बार अगर हम देखें प्रथम जनगणना जो है भारत में वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन रेगुलर सेंसस की अगर हम बात करेंगे तो वो किसके समय से स्टार्ट होता है? रिपन के समय से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा।
वर्ष 1872 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना की अगर हम बात करेंगे, प्रॉपर जनगणना की, तो वो 1881 में शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। दोनों याद रखिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स यहाँ पर याद रखिएगा कि 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, फिर 1881 में जो आपका भारत में पूर्ण जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और भारत की आज़ादी के बाद की अगर हम बात करेंगे तो पहली जनगणना कब हुई है? 1951 में हुई है। ये सारे पॉइंट्स एक जगह नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं? कॉर्नवालिस की बात करते हैं, तो स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं। वेलेस्ली की बात करते हैं तो सहायक संधि की बात करते हैं, हाय माय तनु पेशवा। ठीक है, याद रखिएगा। हैदराबाद, ठीक है, मैसूर तंजौर 1799, सब याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर पेशवा, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो 1617 नियम की यहाँ पर बात की गई है। और कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? 364 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग नहीं होगा। सी आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जब हम सहायक संधि की बात करते हैं तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के लॉर्ड वेलेस्ली का नाम बताया है, आपको पता है। ठीक है, सहायक संधि के बाद यहाँ पर देखिएगा हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो ये वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर, ठीक है। यहाँ पर देखिए वॉरेन हेस्टिंग दिया गया है ना, तो ये गलत है। यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर वेलेस्ली होगा। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग में से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम INA की बारे में पूछा था, आज़ाद हिंद फौज के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी सबसे पहले जाते हैं। ठीक है, जर्मनी में हिटलर से वो मिलते हैं और जर्मनी में जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं उनको इकट्ठा करके सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर फ्री लीजन का गठन करते हैं। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई आज के समय के अनुसार। उसको लगा कि हिटलर क्या करेगा, अभी तो हमारा साथ दे देगा, कहीं बाद में हम ही पे ये हमला ना कर दे। तो हिटलर के विचार को छोड़कर सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाते हैं? जापान जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध में आपको पता है UK के खिलाफ है जर्मनी भी और जापान भी, दोनों। ठीक है, तो वहीं सहायता मांगने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। फिर जापान के बाद सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाते हैं। तो सिंगापुर में उनकी मुलाकात जो होती है वो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह से होती है। और मैंने आपको बताया है कि 1942 के समय में ही मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में पहले ही कर दिया है। ये उसके संस्थापक हैं। लेकिन मोहन सिंह के भी दिमाग में एक ही डाउट चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जापान आर्मी अभी हमारा साथ दे रही है, लेकिन जब बाद में यही हम पे हमला कर दे। तो इनके रिश्ते जापानियों के साथ उतने अच्छे नहीं थे मोहन सिंह के, बोला जाता है थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। तो जो काम आज़ाद हिंद फौज को करना चाहिए था वो उतनी मजबूती से नहीं हो पा रहा था। तो जब सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं सिंगापुर और उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से होती है, तो रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको दे देते हैं? सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। और मैंने आपको बताया है कि सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन होता है, एक सरकार बनाई जाती है। ठीक है, जिसकी की मिलिट्री आर्मी कौन थी? आज़ाद हिंद फौज थी। तो ये 1943 21 अक्टूबर 1943 की बात है। तो इसीलिए अगर कहीं वास्तविक संस्थापक के रूप में दे दिया गया, किसने INA को मजबूत बनाया, तो वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। लेकिन हाँ, आज़ाद हिंद फौज का गठन पहले मोहन सिंह और रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस आते हैं और उससे जुड़ते हैं, कमान वो संभालते हैं। ठीक है, 365 का हम देखते हैं। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर ने डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो डाक टिकट की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी 365 में? आपका जो सही उत्तर है वो है डेलहाउसी। ए आपका सही उत्तर है। देखिए, डेलहाउसी की बात अगर हम करें तो इनके समय में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगर किसी का मतलब जो पुत्र है नहीं है, दत्तक पुत्र है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो
उसके ऊपर ये लोग क्या करेंगे, उसके अडॉप्टेड चाइल्ड को वो नहीं मानेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ही तो इन्होंने झांसी को अपने में मिलाने का प्रयास किया था, ठीक है। और दूसरी चीज़, रेलवे ट्रैक, टेलीग्राम, पोस्टल स्टैम्प, ये सब किसकी देन है, डलहौजी की देन है, याद रखिएगा। तो कम्युनिकेशन के सोर्सेस को डलहौजी क्या कर रहा है, मजबूत बना रहा है। प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था, वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग, जॉन एडम डलहौजी। तो बताइए, सेंसरशिप ऑफ प्रेस, फर्स्ट वन टू इम्पोज द सेंसरशिप ऑफ प्रेस। तो 366 का जो आपका सही उत्तर है वो है वेलेस्ली, ए आपका सही उत्तर है। 1799 में भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में पहला जो कदम उठाया गया था वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा उठाया गया था। भारत में सिविल सेवा का पिता किसे माना जाता है, अभी थोड़ी देर पहले जब कॉर्नवालिस के बारे में बता रही थी तो बताया था कि सिविल सेवा का और परमानेंट सेटलमेंट के लिए कॉर्नवालिस को जाना जाता है, बी आपका सही उत्तर है। कौन सा गवर्नर जनरल जिसने हड़प की नीति से संबंधित है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित है, डलहौजी, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। क्लियर है, आगे देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है, तो ये कहा है महात्मा गांधी को, किसने, माउंटबेटन ने कहा है, ठीक है। 369 का सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है, आपको पता है जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उसी समय भारत का बंटवारा भी हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान और भारत में। तो दंगे बहुत बढ़ गए थे, तो उन दंगों को रोकने के लिए नौखली में महात्मा गांधी गए थे और उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात की थी, उस दंगे को रोका था। जिस समय सब दिल्ली में बैठ कर सरकार का निर्माण कर रहे थे उस समय महात्मा गांधी दंगों को रोकने पहुँचे थे। तो माउंटबेटन ने क्या कहा, वन मैन बाउंड्री, ये याद रखिएगा, वन मैन बाउंड्री फोर्स। 370 का देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। मैंने आपको बताया है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग। वाइसरॉय मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है जिसमें जो पावर थी वो ईस्ट इंडियन कंपनी से हस्तांतरित कर दी जाती है क्राउन में, और ये यकीन दिलवा दिया जाता है कि आज से आप सभी क्राउन के मेंबर हैं, सिटीजन हैं। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अत्याचार ईस्ट इंडियन कंपनी आप पे कर रही थी, अब से भारतीयों पे कोई भी अत्याचार नहीं होगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस विचार को जो हमारे नरम दल के नेता थे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, तो इसीलिए नरम दल के जो नेता थे वो हमेशा पेटिशन, प्रे, इन सब चीज़ों पे यकीन रखते थे। बाद में हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे बंगाल में द्वैत शासन किसके समय में प्रारंभ हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल में जो द्वैत शासन था वो रॉबर्ट क्लाइव के समय में आया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आपको याद रखना है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग याद रखिएगा, और वॉरेन हेस्टिंग ने ही बंगाल के द्वैत शासन को समाप्त भी किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। द्वैत शासन में क्या हुआ था, जो दीवानी राइट्स थी वो किसको दे दी गई थी, कंपनी को दे दी गई थी, रेवेन्यू कलेक्शन की राइट। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिंग फेंस, ठीक है, थियरी की हम बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। जमींदारी सिस्टम जिसको कि हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, तो ये किसके समय में आई है, कॉर्नवालिस के समय में आई है, ध्यान रखिएगा। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली के समय, मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें रिवाइज कराई है। पेशवाई का अंत किसके समय में हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ है। हेस्टिंग ने क्या किया, पेशवाई का अंत कर दिया। हेस्टिंग ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया पेशवाई के अंत करने में, ठीक है। पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ है, हेस्टिंग के समय में हुआ है। और सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ है, विलियम बेंटिक के समय में। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं। अंग्रेजी शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा में किसका योगदान है, विलियम बेंटिक का योगदान है, ये भी हमने डिस्कस किया है। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक द्वारा किया गया है। ठगों का दमन कैप्टर स्लीमैन द्वारा किया गया है। प्रेस पर प्रतिबंध हटाना किसके समय में प्रेस को लिबरेट किया गया, लिबरेशन ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो चार्ल्स मेटकॉफ का नाम याद रखिएगा। सिंध का विलय लॉर्ड एलन ब्रो।
दास प्रथा का अंत, लॉर्ड एलेनब्रो। ठीक है, राज अपहरण की नीति, लॉर्ड डेलहाउसी। व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड डेलहाउसी। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा जो बेंटिक था, बेंटिक उसने टिक लगाया किस पे, सती प्रथा का अंत किया, उस पे टिक लगाया और अंग्रेजी शिक्षा को भी प्रमोट किया। डाउन फिल्ट्रेशन थियरी, मिनट की बात करते हैं। मिनट में डाउन फिल्ट्रेशन थियरी में क्या कहा गया था कि, ध्यान दीजिएगा, डाउन फिल्ट्रेशन थियरी में ये बोला गया था अगर हम सोसाइटी के उच्च वर्गों, अपर क्लास को अंग्रेजी की शिक्षा दे दें, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा दें, इनको पूरी तरीके से इंग्लिश मैन बना दें, तो धीमे धीमे ये छनते हुए लोअर क्लास तक भी पहुंच जाएगी। तो सोसाइटी में जो उच्च वर्ग है उनको पहले आप अंग्रेजी शिक्षा दे दो, ठीक है, उनको पूरी तरीके से इंग्लिश मैन बना दो, तो धीमे धीमे सोसाइटी में हर कोई इंग्लिश मैन बनकर तैयार हो जाएगा। मिनट का मेन पर्पस ही यही था कि बाय ब्लड ये भारतीय हों, ठीक है, खून से ये भारतीय हों, लेकिन देखने में, रहने सहने में, रहने के तरीके में, बोलने के तरीके में पूरा ये यूरोपियन हो जाए, इंग्लिश मैन हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। ठगों का दमन स्लीमैन के समय में हुआ है। स्लीमैन, कैप्टन स्लीमैन, लग रहा है ना एकदम ठगों का दमन करने आया कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध किसने हटाया है, मेटकाफ ने हटाया है। ठीक है, जो कैफ़े होता है, मेटकाफ, ऐसे समझिए ना, कैफ़े जो होता है वहाँ पर आप बुक्स वुक्स पढ़ते ले जाकर ना, तो प्रेस पर किसने प्रेस को लिबरेट किया है, मेटकाफ ने, ऐसे याद रखना, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना। सिंध का विलय, एलेनब्रो। दास प्रथा का अंत, एलेनब्रो। ठीक है, सिंध का विलय, दास प्रथा का, वो अब यहाँ पर देखो कोई दास था, ठीक है, तो उसकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बेचारे की, अब दास था, तो जैसे ही दास प्रथा का अंत करेंगे वो तो सबसे पहले अपना आईब्रो बनाने जाएगा, तो एलेनब्रो याद रहेगा हमेशा, मतलब मजाक में ही याद रहेगा। अब दास सोचो बेचारा दास है, कहाँ पार्लर जाएगा, थ्रेडिंग वेडिंग बढ़ जाएगी। जैसे ही दास प्रथा का अंत करेगा तुरंत वो जाएगा पार्लर में और अपनी आईब्रोज बनाएगा, एलेनब्रो। ठीक है, ध्यान रखना। राज अपहरण की नीति, लॉर्ड डेलहाउसी। व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड डेलहाउसी। फिर आगे देखिए, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में मैंने आपको बताया, डेलहाउसी। अवध का विलय किसके समय में हुआ है, लॉर्ड डेलहाउसी के समय में हुआ है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत, जॉन लॉरेंस। वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया, कई बार पूछा जाता है। वेनाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के समय में आया है, और वेनाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया किसने है, लॉर्ड रिपेन ने, ये याद रखिएगा। रिपेन के जब भी आप याद करेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के लिए इनको याद करेंगे, इल्बर्ट बिल के लिए याद करेंगे, प्लस वेनाकुलर प्रेस एक्ट को हटाने के लिए लॉर्ड रिपेन को याद करेंगे। अब वेनाकुलर प्रेस एक्ट क्या था क्लास, इसमें क्या बोला गया था कि जो भी पब्लिकेशन वेनाकुलर लोकल लैंग्वेज में पब्लिश हो रही है उन सब पर रोक लगाओ, ठीक है, उन सब पर रोक लगा दो, ये बोला गया था। वेनाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसके द्वारा की गई है, रिपेन द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद, लॉर्ड रिपेन द्वारा। प्रथम कारखाना अधिनियम, लॉर्ड रिपेन द्वारा। कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है, डफरिन था। वर्मा का विलय, डफरिन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंगाल का विभाजन, कर्जन था। मुस्लिम लीग की स्थापना, मिंटो था। दिल्ली दरबार, हार्डिंग था। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 एक्ट के तहत ना, और वो कौन सा एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो कौन था, चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के समय आया है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ज़रूर ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। फर्स्ट आंग्ल कर्नाटक युद्ध में अगर हम देखें तो ब्रिटिश कंपनी एक तरफ थी, दूसरी तरफ फ्रांसीसी थी, ठीक है, और फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहा था, डुप्ले कर रहा था। पूछा जाता है फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकेंड कर्नाटक वॉर, एंग्लो कर्नाटक वॉर, थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर में कौन कौन सी ट्रिटी साइन हुई है, प्रश्न पूछा जाता है। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो हुआ था उसमें एक्सला शेपल की ट्रिटी साइन हुई है, ठीक है। दूसरा वाला जो था वो अनिर्णायक था, कोई निर्णय नहीं आया था। थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर की हम जब बात करेंगे कर्नाटक वॉर की, तो उसमें
आपको याद रखना है पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आयरकूट था ब्रिटिशर्स की तरफ से, और यहाँ पर देखेंगे हम फ्रांसीसियों की तरफ से लाली था। क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स की विजय हुई थी और जो आयरकूट था उसने कूट डाला था किसको, फ्रांसीसियों को, और फ्रांसीसी को एकदम लाल लाल कर दिया था। तो याद रखिएगा, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में आयरकूट ने कूटा 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 किसको, लाली को लाल लाल कर दिया। कौन सी संधि हुई, पेरिस की संधि हुई। कौन जीता था, ब्रिटिशर्स जीते थे। प्लासी का युद्ध चिल्ला चिल्ला के बताया है, 1757 में हुआ है, लॉर्ड क्लाइव है, याद हो गया है। ठीक है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य में जो आपके नवाब है बंगाल के, वो सिराजुद्दौला है। 1764 में बक्सर का युद्ध, ठीक है, मैंने आपको बताया उस समय इस युद्ध का नेतृत्व तो क्लाइव ने नहीं किया था। कौन था, हेक्टर मुनरो था, और दूसरी तरफ कौन थे, शुजाउद्दौला थे, मीर कासिम था और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल एम्परर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, और शुजाउद्दौला और मीर कासिम था। शुजाउद्दौला जो था वो अवध का नवाब था और मीर कासिम बंगाल का नवाब था। रूहेला का युद्ध जो है वो 1774 में हुआ है, अवध का नवाब और ब्रिटिश कंपनी के मध्य, ब्रिटिश कंपनी एवं मुगल बादशाह के मध्य। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, वेरेलेस्ट का नाम आपको याद रखना है। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में जीत किसकी होती है, हैदर अली की होती है। ट्रिटी कौन सी साइन होती है, मद्रास की ट्रिटी साइन होती है, याद रखिएगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, और दूसरी तरफ हैदर अली और टीपू सुल्तान है। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ये याद रखिएगा। कौन सी ट्रिटी साइन होती है, मैंगलोर की ट्रिटी साइन होती है। पहला मद्रास, फिर मैंगलोर, फिर याद रखिएगा, फिर श्रीरंगपट्टनम, और बाद में लास्ट में हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी जीत जाती, टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में। ठीक है, तो मैसूर की ट्रिटी ये याद रखिएगा। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये एंग्लो मैसूर युद्ध है। ठीक है, पहले में वेरेलेस्ट है, ठीक है, फिर वॉरेन हेस्टिंग है, फिर कॉर्नवालिस है और फिर उसके बाद वेलेस्ली है, ये याद रखिएगा। वेरेलेस्ट, हेस्टिंग, वेरे, हैज, कॉर्नवेल। ठीक है, हैज कुक्ड कॉर्नवेल, ऐसे आप कर सकते हो, कुक्ड कॉर्नवेल। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वेरेलेस्ट है, हेस्टिंग है, कॉर्नवालिस है, वेलेस्ली है। पहले युद्ध में हैदर अली है, जीत जाते हैं। दूसरे में हैदर अली, टीपू सुल्तान दोनों हैं। फिर लास्ट जो दो बचे हैं उसमें टीपू सुल्तान है। बाद में चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कौन कौन सी ट्रिटी साइन होती है, मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम और लास्ट वाला मैसूर, जो कि जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए होते हैं। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ है? प्रथम जो है वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ है। द्वितीय हम देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ है और तृतीय जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ है। पहले में माधव नारायण एवं पेशवा थे और सालबाई की संधि साइन हुई थी। दूसरे में बाजीराव द्वितीय, कौन कौन सी संधि है? बसीन की संधि, देवगांव की, राजपुर घाट की संधि, याद रखिएगा। और तृतीय में हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग है, बाजीराव द्वितीय है, ब्रिटिश कंपनी की विजय एवं पूना की संधि हुई है 1818 में। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए, आंग्ल नेपाल युद्ध की अब हम बात करते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो 1814 से 16 तक चला था। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है, नेपाली सेना है दूसरी तरफ और संगौली की संधि साइन हुई है। आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करेंगे तो 1824 से 26, ठीक है, एमहर्स्ट हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करेंगे तो डेलहाउजी हैं, ठीक है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करेंगे तो डफरिन है, 1885 में हुआ है, जिस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आंग्ल सिंध युद्ध की बात करेंगे तो एलन ब्रो हैं,
याद रखिएगा। और एलन ब्रो के समय ही सिंध का विलय भी हुआ है। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंध का विलय किस वर्ष में हुआ है, 1843 में, और किसके समय हुआ है, एलन ब्रो के समय में हुआ है, याद रखिएगा। दास प्रथा का अंत किसने किया है, जिसकी आईब्रो बढ़ गई थी उसने किया है, एलन ब्रो ने, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की हम बात करेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो गए यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। और राजा दिलीप सिंह थे, लाहौर की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे तो लॉर्ड डेलहाउसी, राजा दिलीप सिंह, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कौन कौन है, ऑकलैंड है, एलन ब्रो है, ठीक है, एवं लॉर्ड लिटन है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। क्लास अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समय दे देती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और बार बार आप रिवाइज करेंगे तो दिमाग में चीज़ें खुद बैठ जाएगी। याद रखिएगा, मैंने आपको एलन ब्रो के बारे में बताया है, तो आंग्ल सिंध युद्ध किसके समय में हुआ है, एलन ब्रो के समय में। सिंध का विलय कब हुआ है, 1843 में हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, पेपर में प्रश्न बनता है। ये वाली की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक मिनट मैं आपको समय देती हूँ, रुकिए थोड़ा सा, मैं स्लाइड से हटती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्लास को एंड करेंगे। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ज़रूर पढ़िए। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध कई बार पूछा जाता है। एंग्लो कर्नाटक वॉर्स के बारे में भी पूछा जाता है। आंग्ल कर्नाटक युद्ध प्रथम में कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, दूसरे में, तीसरे में। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके पीसीएस परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के, चाहे वो यूपी का हो चाहे बिहार का हो, किसी भी पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीईओ परीक्षा हो, यूपी SSSC की परीक्षा हो, चाहे आपके यूपीएससी की परीक्षा हो, वहाँ पर भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ऐसा मत सोचेगा कि यूपीएससी में प्रश्न नहीं बनते। अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाएंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न दिखेंगे। तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स आपको क्लास के दौरान बताती हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट, ठीक है, तीसरे का ले लीजिए। और किस युद्ध में कौन आपका वाइसरॉय गवर्नर जनरल था उसको ज़रूर पढ़िएगा, और ट्रीटी को भी। चलिए, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी मैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी और प्रश्नों के साथ, ठीक है। तब तक इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो आज के लेक्चर में मैं कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप सारे सब्जेक्ट को देख सकते हैं जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये, इसको एक बार और देखिए और जो भी आपके अच्छे मित्र हैं उनके साथ शेयर भी करिए, क्योंकि यहाँ पर हम मैक्सिमम प्रश्नों को प्रश्नों के माध्यम से, वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से, PYQ के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाली आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है। आप अगर स्टेट PCS भी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। जाते जाते ऐश्वर्या मैम एक ही बात आप सबसे बार बार कहती हैं कि किस पर विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। सबसे पहला विश्वास खुद पर रखना है, अपने ईश्वर पे रखना है, माता पिता के आशीर्वाद पर रखना है, ठीक है। जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, तैयारी आपको करनी है, सही समय आने पर आपको उस तैयारी का परिणाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिए, कभी कभी सफ़र जो होता है वो लंबा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप योग्य नहीं हैं अगर आपको सफलता नहीं मिली है। बस मतलब यही होता है, हमारी सफलता हमको ये बताती है कि थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्ज़ाम के साथ बने रहिए क्लास, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।